दोस्तों, अगर आपने कल्ट क्लासिक एंड वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी गेट आउट देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि वो मूवी कितनी ज्यादा औसम है। लेकिन आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मूवी भी गेट आउट से कम नहीं, जबकि ये मूवी गेट आउट मूवी से काफी पहले रिलीज हुई थी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरोलाइन होता है। कैरोलाइन एक ओल्ड एज होम में नर्स का काम करती थी। यहाँ पर वो एक आदमी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है और जब उसकी मौत होती है तो कैरोलाइन ओल्ड एज होम को छोड़ने का फैसला कर लेती है। घर आते हुए कैरोलाइन न्यूज़पेपर पर एक केयर टेकर की जॉब को देखती है और वो फैसला कर लेती है कि वो इस जॉब को करेगी। वो अपनी दोस्त को कहती है कि वो इस जॉब को करने के लिए जा रही है। हालांकि उसकी दोस्त कहती है कि जिस जगह पर ये जॉब है, यानी कि जिस जगह पर वो घर है, वो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड जगह पर है। पर कैरोलाइन अब इस जॉब को करने का फैसला कर चुकी है, इसीलिए वो उस तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन रुकती है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरती है। ये जगह बहुत ही अजीब होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है। वो देखती है कि दरवाजे के बाहर एक लाल रंग की लाइन है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद अब वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर उसे केयर टेकर की जॉब करनी है। यहाँ पर वो घर की ओनर वॉयलेट से मिलती है जो उसे बताती है कि मेरे पति को स्ट्रोक आया था, उसके बाद उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तुम्हें उन्हीं का ध्यान रखना है, साथ ही साथ इस पूरे घर का भी। दरअसल ये जगह दूर होने की वजह से आज से पहले यहाँ कोई भी केयर टेकर नहीं था। इसके बाद वॉयलेट कैरोलाइन को एक की देती है जो कि मास्टर की होती है। वो कहती है कि इस की की मदद से घर के हर एक दरवाजे को खोला जा सकता है। अब वो घर को दिखाने लग जाती है, पर हैरानी की बात तो ये होती है कि इस पूरे घर में एक भी मिरर नहीं होता। और जब कैरोलाइन वॉयलेट से इस बारे में पूछती है तो वॉयलेट इसे कहती है कि हमारी उम्र हो चुकी है, हम मिरर देखकर अब करेंगे भी क्या, इसीलिए हमारे घर में एक भी मिरर नहीं है। कैरोलाइन भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पर लग जाती है। वो बेंजामिन का अच्छे से ध्यान रखती है। बेंजामिन जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, वो उसे हर सुबह बाहर गार्डन में लेके आती है। एक सुबह जब वो बेंजामिन के साथ गार्डन में होती है तो वॉयलेट उसे एटिक से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। कैरोलाइन जब एटिक में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक दरवाजा है। उसके पास जो मास्टर की होती है वो उसकी मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। वापस आने के बाद वो ये बात वॉयलेट को बताती है कि वहाँ पर एक दरवाजा है जिसे मैंने खोलने की कोशिश की थी, पर वो दरवाजा खुला ही नहीं। वॉयलेट कहती है कि जब हमने ये घर लिया था तब हमने भी उस दरवाजे को देखा था और उसे खोलने की कोशिश भी की थी, पर वो दरवाजा कभी खुलता ही नहीं। अब रात को कैरोलाइन जब अपने बेड पर सो रही होती है तभी तूफान की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उसे बाहर से कुछ आवाज आ रही थी और जब वो बेंजामिन के कमरे में जाती है तब वो देखती है कि बेंजामिन अपने बेड पर नहीं है। वो भागकर खिड़की के पास जाती है तो वो देखती है कि बेंजामिन दोनों हाथों से घिसटता हुआ यहाँ से कहीं जाने की कोशिश कर रहा था और तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। कैरोलाइन वॉयलेट को आवाज देती है और खुद भी ऊपर से नीचे पहुंच जाती है जहाँ पर बेंजामिन गिरा पड़ा था। वॉयलेट कैरोलाइन से कहती है कि जल्दी से व्हील चेयर लाओ। कैरोलाइन व्हील चेयर लेने के लिए बेंजामिन के कमरे में जाती है, पर उससे पहले कि वो व्हील चेयर लेकर वापस आती वो वहाँ पर एक व्हाइट कलर की बेडशीट देखती है जिस पर लिखा था हेल्प मी। वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो बेडशीट को अपने पास छिपा लेती है। अगली सुबह इनका लॉयर आता है जिसे कैरोलाइन पहले से जानती थी। दरअसल जॉब का एड देखने के बाद वो सबसे पहले इसी लॉयर के पास गई थी और अब वो लॉयर को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसने बेडशीट छुपा रखी थी। वो बेडशीट ओपन करके उसे दिखाना चाहती है कि इस पर हेल्प मी लिखा है, लेकिन जैसे ही वो बेडशीट खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। कैरोलाइन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कल रात के हादसे और अब जो हुआ इन सब बातों से वो परेशान हो जाती है, इसीलिए लॉयर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल जरूर करना। लॉयर इसके बाद वहाँ से चला जाता है, पर अब कैरोलाइन के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और वो उनके जवाब जानना चाहती थी और उसे पूरा यकीन है कि जो कमरा एटिक में है जिसका दरवाजा नहीं खुल रहा था, उस कमरे के अंदर ही उसके सारे सवालों के जवाब हैं। वो एक बार फिर से उस जगह पर जाती है और ध्यान से उस
की होल को देखती है, उसे पता चलता है कि होल को किसी ने अंदर से ब्लॉक किया हुआ है। वो उस ब्लॉकेज को खोलकर मास्टर की से उस दरवाजे को खोल लेती है और जब वो अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर काले जादू की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। वो उन सब चीजों को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर वॉयलेट आ जाती है, जिसके डर से कैरोलाइन छिप जाती है। हालांकि वॉयलेट ने देख लिया होता है कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती और उस जगह से चली जाती है। यहाँ पर कैरोलाइन को एक पुराना रिकॉर्ड मिलता है। कैरोलाइन अब इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान और कंफ्यूज होती है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी दोस्त बताती है कि ये एक काला जादू है जिसे हुडू कहा जाता है। इस तरह के जादू टोटके पुराने वक्त में किए जाते थे। हालांकि कैरोलाइन इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन घर पर जो हादसे हो रहे थे उससे उसे इन बातों पर शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब वो घर जाती है तो वो अपने साथ एक मिरर भी लेकर जाती है, जिसे देखकर वॉयलेट गुस्से में आ जाती है और वो कैरोलाइन को सच बताते हुए कहती है कि हमसे पहले जो परिवार यहाँ पर रहा करता था उनका केयर टेकर एक कपल था जो एटिक के उसी कमरे में रहा करता था जहाँ पर तुमने जादू का सामान देखा था। वो दोनों के दोनों हुडो मैजिक किया करते थे। उन दोनों ने इस घर के 2 बच्चों पर हुडो मैजिक करने की कोशिश की थी और जब घर के ओनर्स को ये बात पता चली तो उन लोगों ने उन दोनों केयर टेकर्स को मार दिया। इसके बाद जब वो दोनों बच्चे बड़े हो गए तो हमने उनसे ये घर खरीद लिया। हम घर में एक भी मिरर इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें मिरर के अंदर उन दोनों केयर टेकर्स की परछाई दिखती है। यही कारण है कि इस घर में एक भी मिरर नहीं है। वॉयलेट कैरोलाइन को बताती है कि यहाँ के लोगों का ये भी मानना था कि अगर कोई ब्रिक डस्ट पर जो कि लाल रंग की होती है मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो हम यहाँ की सभी बुरी शक्तियों को अपने से दूर रख सकते हैं। तभी कैरोलाइन को गैस स्टेशन की याद आ जाती है जहाँ पर आते हुए उसने अपनी कार में फ्यूल भरवाया था। उसने भी वहाँ पर लाल रंग की डस्ट लाइन देखी थी। वो समझ जाती है कि वो लाल रंग की डस्ट लाइन इसीलिए वहाँ पर खींची गई थी। साथ ही कैरोलाइन को ये भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर बेंजामिन जो कि पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं, वो दरअसल ठीक हैं, लेकिन हुडो मैजिक की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। कैरोलाइन अब एक हुडो शॉप में जाती है जहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है और बेंजामिन के बारे में उसे सब कुछ बताती है। वो लेडी कैरोलाइन को कुछ ट्रिक्स बताती है और कहती है कि हो सकता है कि इससे तुम्हें कुछ मदद मिले। अब जब कैरोलाइन घर वापस आती है तो वो बेंजामिन के ऊपर उस सारी ट्रिक्स को अप्लाई करती है जो उसे हुडो शॉप की ओनर ने बताया था और जब वो ऐसा करती है तो बेंजामिन बोलना शुरू कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वो कैरोलाइन से सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी वाइफ वॉयलेट से बचा लो, लेकिन तभी वॉयलेट वहाँ पर आ जाती है। कैरोलाइन उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से सीधा उसी लॉयर के पास जाती है। वो उसे बताती है कि उसे वॉयलेट के ऊपर शक है। बेंजामिन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी वॉयलेट है। वो उसे हुडो मैजिक के बारे में भी बताती है और उस गैस स्टेशन के बारे में भी जहाँ पर कैरोलाइन ने ब्रिक डस्ट की रेड लाइन को देखा था। अब दोनों के दोनों उसी गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक ओल्ड ब्लाइंड लेडी पहले से ही थी। ये उससे हुडो मैजिक और ब्रिक डस्ट की लाइन के बारे में पूछते हैं। वो ओल्ड लेडी बताती है कि कोई भी ऐसा इंसान जो हुडो मैजिक करता है वो ब्रिक डस्ट की लाइन को कभी पार नहीं कर सकता। दरअसल हुडो मैजिक में एक सबसे बड़ा मैजिक है जिसे कंजर ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है, जिसमें हुडो मैजिक करने वाले लोग एक रिचुअल करते हैं और इस रिचुअल में वो अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को अपने शरीर में। इसीलिए जब ये लोग बूढ़े होते हैं तो वो अपनी आत्मा को किसी दूसरे आदमी के शरीर से एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे ये कभी भी नहीं मरते। और अब कैरोलाइन को हुडो मैजिक पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है और वो समझ जाती है कि वॉयलेट घर पर कोई न कोई बड़ा हुडो मैजिक करना चाहती है और जो उसके पति की हालत है उसके पीछे भी यही एक कारण है। इसीलिए वो घर आने के बाद ब्रिक डस्ट की लाइन दरवाजे पर खींच देती है और वो देखती है कि वॉयलेट उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रही। अब वो बेंजामिन को गाड़ी में रखती है और यहाँ से निकलना चाहती है, पर मेन गेट पर किसी ने पहले ही ताला मारा होता है जिसकी चाबी उसके पास नहीं थी। इसीलिए बेंजामिन को एक सुरक्षित जगह पर रखकर वो खुद लॉयर के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो रियलाइज करती है कि वहां हुडो मैजिक के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। दरअसल यहाँ भी एक रिकॉर्ड चल रहा होता है और ये वही मंत्र होते हैं जो कैरोलाइन ने उस रिकॉर्ड में सुने थे जो उसे उस एटिक में मिला था। और अब वो समझ जाती है कि लॉयर और वॉयलेट दोनों के दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पर कैरोलाइन अपनी कुछ फोटोज को भी देखती है जो लॉयर ने अपने पास रखी थी और वो समझ जाती है कि हुडो मैजिक अब किसी और के ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर ही किया जा रहा है। तभी यहाँ पर लॉयर भी आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती पकड़कर वापस उसी घर में लेकर जाता है जहाँ पर वॉयलेट और बेंजामिन हैं। ये सभी उसके ऊपर अब हुडो मैजिक करना चाहते हैं, लेकिन कैरोलाइन अपने आप को छुड़ाकर इनसे भागती है। वॉयलेट इसका पीछा करती है पर इन दोनों
दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कैरोलाइन वॉयलेट को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और खुद एटिक के उस रूम में चली जाती है जहाँ पर हुडो मैजिक की सारी चीजें होती हैं। वहाँ वो अपनी दोस्त को और 911 पर पुलिस को कॉल करती है ताकि उसकी मदद के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द कोई पहुँच सके। और इससे पहले कि वॉयलेट और लॉयर उस तक पहुँचे, वो अपनी चारों तरफ ब्रिक डस्ट से गोला बना लेती है ताकि कोई भी उस तक पहुँच ना सके। उसके पास वहाँ का एक कागज भी होता है जिसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे होते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है। और तभी वॉयलेट यहाँ पर घिसटते हुए पहुँच जाती है। वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो कैरोलाइन से कहती है कि अब तुम इस सर्कल से कभी भी बाहर नहीं आ सकती और जिस मंत्र को तुम सोच रही थी कि ये मंत्र तुम्हें बचा लेगा, ये मंत्र तुम्हें बचाएगा नहीं, बल्कि तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। और इसके बाद वो कैरोलाइन को एक मिरर दिखाती है। उस मिरर के अंदर कैरोलाइन को बहुत सारी अलग अलग इमेजेस दिखती हैं। ये उन सभी लोगों के अक्ष होते हैं जिनके ऊपर आज तक हुडो मैजिक किया गया था। और लास्ट में उसे उस लेडी का अक्ष भी दिखता है जो सबसे पहले यहाँ पर केयर टेकर का काम किया करती थी और जो इसी एटिक में रहा करती थी, जिन्होंने अपने ओनर के बच्चों पर हुडो मैजिक किया था और उन्हें मार दिया गया था। और जैसे ही वो उस अक्ष को देखती है, कैरोलाइन की आत्मा निकलकर वॉयलेट के शरीर में चली जाती है और वॉयलेट की आत्मा निकलकर कैरोलाइन के शरीर में, यानी कि वॉयलेट को एक जवान शरीर मिल चुका है जो कि उसका असल मकसद था। और अब वॉयलेट जो कि कैरोलाइन की बॉडी में थी, वो वॉयलेट को यानी कि कैरोलाइन को जबरदस्ती एक लिक्विड पिलाती है जिससे उसे स्ट्रोक आता है और वो भी बेंजामिन की तरह पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है। अब लॉयर भी ऊपर आ जाता है और बताता है कि हम हमेशा जवान लोगों की बॉडी पर इसी तरह से कब्जा कर लेते हैं ताकि हम हमेशा ही जिंदा रह सकें। हम दोनों वही हैं जो आज से कई साल पहले इस घर में केयर टेकर्स थे। हमने सबसे पहले ओनर के दोनों बच्चों के शरीर पर कब्जा किया और अब जब हमारा शरीर बूढ़ा होना शुरू हो गया तो हमने बेंजामिन के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और अब वॉयलेट ने तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और ये बात तुम कभी किसी को साबित नहीं कर पाओगी। दरअसल हुडो मैजिक के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हुडो मैजिक पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने दिया ताकि तुम्हें भी हुडो मैजिक पर विश्वास हो जाए। और जब तुम्हें हुडो मैजिक पर पूरी तरह से विश्वास हो गया तब हमने अपना काम पूरा कर लिया। अब तक यहाँ कैरोलाइन की फ्रेंड और पुलिस भी आ जाती है जिन्हें कैरोलाइन ने कॉल करके बुलाया था। लेकिन कैरोलाइन की दोस्त को नहीं पता था कि कैरोलाइन की आत्मा इस वक्त वॉयलेट के शरीर में है जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और वो चाह कर भी अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि उसके बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। हमें वॉयलेट और बेंजामिन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के पास लेटे हुए होते हैं, पर चाह कर भी ये दोनों किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। ये दोनों बिल्कुल निराश होते हैं क्योंकि इनकी मदद अब कोई भी नहीं कर सकता। दोनों को यहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं अंत में हमें कैरोलाइन और लॉयर को दिखाया जाता है। इन दोनों के अंदर उन्हीं सर्वेंट्स की, उन्हीं केयर टेकर्स की आत्माएं हैं जो सबसे पहले इस घर में रहा करते थे। लॉयर तो पहले ही बेंजामिन के शरीर से जवान हो गया था, पर अब वॉयलेट भी कैरोलाइन के शरीर से जवान हो चुकी थी और आने वाले वक्त में जब इनका शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब एक बार फिर से ये किसी को अपना शिकार बनाएंगे और उसकी शरीर पर कब्जा कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी द स्केलेटन मूवी की पूरी कहानी। आई नो कि आपको ये कहानी गेट आउट मूवी से थोड़ी सिमिलर लग रही होगी, बट बिलीव मी, ये मूवी गेट आउट मूवी से 12 साल पहले रिलीज हुई थी। तो कहानी तो बिल्कुल ओरिजिनल है और इसका कॉन्सेप्ट भी लाजवाब है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और मूवी की स्टोरी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपने भाई के चैनल को जरूर सपोर्ट दिखाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।